परिवार का ड्राइंग रूम होता है। बीच में एकदम नया और साफ सुथरा सोफा सेट होते हैं। कमरे में सन्नाटा होता है, सिर्फ पायल की आवाज गूंज रही होती है। शिल्पा भारी गहनों और डिजाइनर साड़ी में पूरे घर का चक्कर लगाती हुई चल रही होती है। कभी शोकेस खोलती है, कभी पर्दों को छूती है, कभी दीवारों को निहारती है। इस घर में जितना भी सामान है ना, सोफा, पर्दे के हुक तक, सब कुछ मेरे मायके से आया है। सच कहूँ तो इस घर की शोभा तो तभी बढ़ी है जब मैं इस घर में आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, आपके आने से पहले तो हम लोग सड़क पर कटोरा लेकर भीख ही मांगते थे। वो हंस देती है। शिल्पा रोककर नंदिनी की तरफ तेज नजरों से देखती है। तुम ज्यादा मत बोला करो नंदिनी, ये जितनी भी चीजें हैं सब मेरी हैं और ये घर भी अब मेरा घर है। मैं नहीं होती तो पता नहीं इस घर का क्या हाल होता। मोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शकुंतला देवी धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती है। नंदिनी उठकर धीरे से अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। मम्मी देखना, भाभी तो ऐसे कर रही है जैसे इससे पहले हमारा घर था ही नहीं। शकुंतला देवी एक लंबी सांस लेती है। चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखती है। अरे छोड़ बेटा, घमंडी लोग ऐसे ही होते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसे लगता है रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। आयुष चुपचाप सब देख रहा होता है। उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। अगर यही चलता रहा तो ये घर जुड़ा नहीं रहेगा। अगली सुबह अलमारी खुली होती है। मयंक ऑफिस के कपड़े पहन रहा होता है। बिस्तर पर बैठी शिल्पा मोबाइल में व्यस्त होती है। कभी स्क्रीन पर हंसती है, कभी मैसेज टाइप करती है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। शकुंतला देवी धीरे से कमरे में आती है। बेटा मयंक, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, दवाई लानी थी और घर का थोड़ा राशन भी खत्म हो गया है। हाँ मम्मी, अभी देता हूँ। शिल्पा झटके से फोन साइड में रखती है और गुस्से में खड़ी हो जाती है। अच्छा, कमाई तो हम दोनों करें और पैसे दें तुम्हारे बुजुर्गों को। घर का खर्चा भी हम ही चलाएं। हर बात में पैसे ही चाहिए होते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? पैसे मैं कमाता हूँ अकेले, और यहाँ तुम कैसे आ गई? ये हम दोनों कहाँ से आ गए? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे पैसे पर मेरा हक। तो तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ से बदतमीजी करो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? पर तुम इन्हें पैसे मत दो। और ये मेरी माँ है। इन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। शकुंतला देवी बीच में पड़ जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। चल बेटा, कोई बात नहीं, लड़ो मत। मैं अपनी दवाई खुद ले लूंगी। नंदनी से कुछ पैसे ले लूंगी। अरे नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हो? रुको, मैं अभी देता हूँ। वो अलमारी से पैसे निकालता है और माँ की तरफ हाथ बढ़ा देता है। शकुंतला देवी पैसे लेने के लिए धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाती है। तभी शिल्पा झपट्टा मारकर मयंक के हाथ से पैसे छीन लेती है। बहुत हो गया ये सब। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे में शांति हो जाती है। शकुंतला देवी अपनी खाली हथेली को धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कर लेती है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो होता रहता है। तू लड़ाई मत करना, वरना घर में बेवजह कलेश होगा। मम्मी, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका बहुत हो रहा है। मैं बस इसे बर्दाश्त ही कर रहा हूँ। अगली सुबह शिल्पा आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठी होती है। हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन होते हैं। कभी रील देखती है, कभी हंसती है। दूसरी तरफ सास शकुंतला देवी रसोई में सब्जी काट रही होती है। नंदिनी झाड़ू पोछा कर रही होती है। नंदिनी, थोड़ा पानी दे दे बेटा। हाँ मम्मी। हॉल में बैठी शिल्पा एक नजर भी नहीं उठाती। फिर शकुंतला देवी रोटियां सेक रही होती है। नंदिनी दाल का तड़का लगा रही होती है। शिल्पा आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप ठीक कर रही होती है। भाभी खाना खा लो, अभी मूड नहीं है, तुम लोग ही खाओ बस। रात को दरवाजा खुलता है। मयंक ऑफिस से थका हारा घर आता है। सब चुपचाप खाना खाते हैं। शिल्पा ऐसे बैठी होती है जैसे दिन भर वो काम करके आई हो। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मयंक बिस्तर पर बैठा होता है। शिल्पा भी पास में बैठ जाती है। तुम्हें पता है मैं पूरे दिन घर का कितना काम करती हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। मैं तो पल भर भी नहीं बैठती और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों बैठकर सिर्फ खाना खाती रहती है। पूरा दिन बस बातें ही बनाती रहती है। पूरे घर का बोझ मेरे ऊपर ही है। हाँ, ज्यादा मत बनो। मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जब देखो अपने घर वालों की ही तरफदारी करते रहते हो। मयंक बिना कुछ कहे दूसरी तरफ करवट बदलता है, कंबल ओढ़ लेता है। तो जाओ शिल्पा, मुझे बहुत थकान हो रही है। तुम तो सिर्फ एक काम का नाटक करती हो, मुझे तो सच में काम करना पड़ता है। शिल्पा करवट बदलकर छत की तरफ देखती है। सब मेरे ही ऊपर छोड़ दिया है। कोई मेरी कदर नहीं करता। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी ठंड में रात के 11:30 बजे दोनों बहुएं खाना बना रही थी। एक रोटी दूसरी सब्जी। बड़ी बहू शिप्रा के सिर पर दुपट्टा बंधा हुआ था, दूसरे के हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, अभी तो रोटी भी बाकी है, हाथ सुन्न हो गए ठंड से, और बर्तन तो जैसे पहाड़ की तरह जमा है। दीदी कब खत्म होगा ये सब पता नहीं। खत्म तो जब होंगे ना, जब ये लोग सबसे पहले खाना खाएंगे। खाना खाते खाते 12:30 कर देंगे और फिर हम बर्तन साफ करेंगे। दीदी आप आराम कर लो, रोटियां बन चुकी हैं। आपका सर दर्द बहुत हो रहा है, ठंड से कहीं और दर्द ना हो जाए। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तेरे साथ काम करवा दूंगी तो तू भी जल्दी फ्री हो जाएगी, वरना अकेली कब तक लगी रहेगी। दोनों के चेहरे पर थकान, हाथों पर ठंड से लालिमा पड़ चुकी थी, उंगलियों में दर्द अलग से था। दोनों बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं, तब सास, अरे तुम दोनों अभी से खाना क्यों ले आई? उन दोनों को फैक्ट्री से घर तो आने दो। माँ जी मैंने उनको फोन लगाया था, वो बस 10 मिनट में आने वाले हैं, इसीलिए हम खाना यहाँ ले आए। फिर भी भाभी खाना ठंडा हो सकता है, आपको खाना नहीं लाना चाहिए था। वैसे ही सर्दी का मौसम है, बाहर कितनी ठंड है और यहाँ पर भी तुरंत खाना ठंडा हो जाएगा। सलोनी तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो रसोई नहीं भट्टी हो जहाँ से हम खाना निकाल कर लाए हैं। खाना गैस पर गर्म होता है और 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता। हाँ दीदी सही कह रही हैं। फिर भी बहू तुम्हें खाना उसी वक्त बाहर लाना चाहिए था। माँ जी आप सब खाना शुरू तो कीजिए, आप सब भी भूखे बैठोगे। आपको पता है हम दोनों का रसोई में काम करते करते कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। लेट खाना खाने से लेट रसोई की सफाई होती है, फिर सुबह भी जगना होता है। अच्छा जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा कौन सा अंबानी वाला टाइम बर्बाद कर दिया हो। और भाभी जब भैया आ जाएंगे हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है मैं अंदर से पानी का ग्लास लाती हूँ। और सुन बहू, ठंड बहुत हो गई है, गले में थोड़ी खराश होती है, गर्म पानी भी लेकर आना। जी पापा जी। दोनों बहू को ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता है, तब अंदर पानी गर्म करके बड़बड़ाते हुए, दिन भर काम करो फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। रात के 12 बज गए और सबको गरम गरम खाना चाहिए। कही तो दीदी, भला ये भी कोई जिंदगी है? हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं। हाँ लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, यहाँ इन्हें पीने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। एक हम हैं जो बर्तन कपड़े भी ठंडे पानी से धोते हैं। इन लोगों का खाना खाने के बाद हमें इनके जूठे बर्तन भी तो साफ करके सोना है। देखना 1:30-2 तो बच जाएंगे आराम से। कुछ देर बाद दोनों के पति आ जाते हैं, तब शिप्रा नेहा गरम गरम खाना ससुराल वालों को परोसती हैं। सबके खाना खाने तक 12:30 बज जाते हैं। उसके बाद दोनों बहू ठंडे ठंडे पानी में कांपते हुए झूठे बर्तन साफ करते हैं और बाकी की रसोई भी समेटती हैं, जिससे साफ करते करते उन्हें 2 बज जाते हैं। देख लो दीदी घड़ी 2 बजा रही है। मुझे तो पता था इन लोगों के नाटक यही होंगे। हम 2 मिलकर जल्दी जल्दी काम करते हैं, तब जाकर 2 बजे काम खत्म हुआ है। और अब ये हमें सुबह जल्दी उठाएंगे, फिर नाश्ता भी जल्दी चाहिए। सच में बड़े बेकार हैं ये ससुराल वाले। ठंड में रसोई में 12 बजे के बाद तक काम करवाते हैं। चिंता मत करो दीदी, जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूटा उस दिन इनकी लंका लगनी ही होगी। हाँ नेहा। अब दोनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। सुबह 7 बजे उठती हैं तो सुष्मिता उन्हें ताने देती है। फिर दोनों बहुओं को पालक मेथी साग साफ करने के लिए छोड़ देती हैं, जिन्हें साफ करते करते उन्हें काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी और ठंडे पानी में उनके हाथ पैर कांप भी रहे थे। दीदी मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। सुबह सुबह ये हालत कर दी, रात को क्या होगा हमारा? यही मैं सोच रही हूँ। माँ जी को भी चैन नहीं है कि दाल चावल बनवा ले, साग बनवा रही हैं, इसके बाद मक्के की रोटी बनवाएंगी। दीदी ये हरी घास से जैसी सब्जियों को साफ क्यों करना पड़ता है? फिर इनकी मिट्टी निकालो, 4 बार धो, तब जाकर पीसो, बनाओ और गरम गरम खिलाओ। यही दुख भरी जिंदगी है नेहा, यही कर ले, करना तो पड़ेगा ही। तब दोनों बहू फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट और पालक का साग मक्के की रोटी तैयार कर देती हैं। जैसे ही घर वाले खाते हैं तो वाह भाभी मजा आ गया, इसे कहते हैं ठंड वाला खाना। जरा शिप्रा 2 और मक्के की रोटी ले आओ। साग अच्छा बना है लेकिन थोड़ा नमक कम है। ये लीजिए नमक। नमक मैंने ज्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कहीं माँ जी का बीपी हाई ना हो जाए। अरे बहू ये फीका, अगर माँ जी फीका लगे तो मिर्ची उड़ेल लेना, जुबान तीखी करने के लिए, मेरा मतलब स्वाद तीखा करने के लिए। नहीं इतना तो ठीक है नेहा। अजी यही तो मैंने भी बोला, बहुत ठंड हो रही है। हाँ रसोई का काम खत्म करके कुछ देर रेस्ट करना है। सबके खाना खाने के बाद पति के ऑफिस जाने के बाद दोनों बहू रसोई का एक एक बर्तन साफ करके रैक पर लगाती हैं। शुक्र है स्लेब साफ हो गई, बर्तन भी मंज गए और रैक में भी लगा दिया पोंछ के।
हाँ दीदी, रात को 1:30 बजे सोने के बाद आंखों में बहुत नींद है। चलो जाकर झपकी मारते हैं दोनों। झपकी तो मार लेंगे, लेकिन इन ठंडे कपकपाते हाथ पैरों के साथ नींद कैसे आएगी? अगर माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा, बोलना, क्या कहना है तुझे? माँ, मैं कह रहा था कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है प्रिया, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने खुद के लिए लड़की पसंद कर ली है? हमारे घर में लव मैरिज नहीं होती है, तुझे मालूम नहीं है क्या? पर माँ, वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है और बहुत ज्यादा संस्कारी भी है। आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। ना मतलब ना, हमारे यहाँ लव मैरिज होती ही नहीं है। कोई लव मैरिज वगैरह नहीं करनी है। तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। पर माँ, बिना मिले आप कैसे कह सकती हैं? आप मिलकर तो देखिए, हो सकता है वो आपकी पसंद की निकल जाए। मैंने कहा ना तुझे, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तेरे लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। अरे माँ जी, अगर देवर जी इतना कह रहे हैं तो एक बार मिल लेते हैं ना। हो सकता है वो हमारे परिवार के अनुसार ढलने लायक हो। हाँ भाभी, मैं वही तो कह रहा हूँ, बस एक बार मिल लीजिए। तो ठीक है, तय रहा, हम उससे मिलेंगे और अगर हमें लगा कि हमारे परिवार के अनुकूल है तो ही ये शादी होगी। अगले ही दिन सूरज अपने पूरे परिवार के साथ प्रिया के घर मिलने के लिए जाता है। प्रिया ने इस दौरान डिजाइनर वन पीस पहन रखा था, जो कि सरला को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। माँ का मुंह बना देखकर सूरज उन्हें कोने में ले जाकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या आपको प्रिया पसंद नहीं है? पसंद क्या? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तूने तो कहा था कि प्रिया बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। ये हैं उसके संस्कार। आज हम उनसे मिलने आए हैं, फिर भी उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है और बात करने के हाव भाव देखे, पैर तक नहीं छुए उसने मेरे। पर माँ, संस्कार कपड़ों से थोड़े देखे जाते हैं, और रही पैर छूने की बात तो वो मैं अभी बोल देता हूँ, अभी छू लेगी। कोई जरूरत नहीं है, तू बस जल्दी घर चल। हो गया ये सब ड्रामा। सूरज और भाभी मिलकर माँ का गुस्सा संभालते हुए प्रिया के परिवार से अलविदा लेते हैं और घर पहुँचते हैं। हाँ माँ जी, तो अब बताइए कि आप वहाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? क्या हो गया? प्रिया क्यों नहीं पसंद आई? उसमें पसंद आने जैसा था क्या? एक तो ऐसे कपड़े पहने थे, सर पर पल्ला तक नहीं रखा, फिर ऊपर से उसके हाव भाव। ये नहीं कि उसकी होने वाली सास आ रही है तो आकर पैर छुए, चाय लेकर आए। लड़कियों जैसी तो कोई उसमें लाज हया ही नहीं दिखाई पड़ी। हमारे साथ बैठकर ही हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगी। माँ जी, वो नया ख्यालात की ऑफिस जाने वाली लड़की है, और अभी वो क्यों ही घूंघट करती भला? अभी तो हम सिर्फ उसे देखने गए थे ना, अभी शादी तो फिक्स भी नहीं हुई है। वही तो मैं तब से माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा ना भाभी, माँ कैसे दकियानूसी बातें कर रही हैं, कितने पुराने जमाने की सोच रखती हैं। हाँ, मैं तो हूँ ही दकियानूसी, पर ये मेरा अटल फैसला है, वहाँ शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ऐसी लड़कियाँ पतियों को कुछ नहीं समझती, पैरों तले दबा कर रखती हैं। अब घर में बस इसी बात को लेकर अनबन चल रही होती है कि तभी प्रिया का फोन आता है। अपने कमरे में जाकर सूरज प्रिया से बातें करता है और माँ की बोली सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर प्रिया भड़क उठती है। क्या? तुम्हारी माँ ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में? आखिर वो मुझे जानती ही कितना है, और वो मुझे देखने आई थी कि आशीर्वाद देने, मैं उनके पैर छूती फिरूं? हाँ हाँ, पर तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं खुद मजबूर हूँ, मेरी बात तो समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम सीधा सीधा बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं, वरना मैं पापा की मर्जी से शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मेरे यकीन करो। पर कैसे करोगे? तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे घर वालों को तो मैं पसंद हूँ ना, और हम एक दूसरे को तो पसंद करते हैं ना, तो बस हम शादी कर लेते हैं। पर हम शादी करेंगे कैसे? कोर्ट मैरिज करेंगे। कल तुम आधार कार्ड और अपनी फोटो लेकर आ जाना अपने पेरेंट्स के साथ कोर्ट में। सूरज के प्लान के मुताबिक अगले दिन प्रिया और सूरज कोर्ट में शादी कर लेते हैं और माला पहने घर की डोरबेल बजाते हैं। भाभी दरवाजा खोलती है और उनकी चीख निकल जाती है। क्या? आपने शादी कर ली? ये क्या किया देवर जी? आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने तो खानदान की इज्जत पल भर में मिट्टी में मिला दी। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की थी, अब वो मान ही नहीं रही थी और प्रिया के पापा उसकी शादी कहीं और करवा देते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब आप ही बताओ भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है, माँ नहीं मान रही थी, लेकिन हम उन्हें मनाने की कोशिश तो कर रहे थे। आपको भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया और सूरज की बातचीत सुनकर दरवाजे पर बाकी सभी घर वाले भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाता है। सरला को तो ये सब देखकर गहरा सदमा लगता है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? काश उस वक्त मैं मान जाती, हंसी खुशी इसकी शादी करवा देती, कम से कम हमारी इज्जत तो नहीं उछलती। अरे ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। यहाँ बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में चलो, घर के अंदर चलकर बात करते हैं। घर में छोटी बहू आई है। सुरेखा, आरती की थाल लाकर बहू के गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। प्रिया के गृह प्रवेश की रस्म पूरी होती है। अपने पैरों से एक कलश गिराकर प्रिया घर में प्रवेश करती है और फिर काफी चर्चा के बाद घर के सभी सदस्य प्रिया को बहू के तौर पर स्वीकार करके बाकी सभी रस्में पूरी करने का फैसला लेते हैं। अरे भाई देखो, इतनी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब शादी हो चुकी है तो खुशी खुशी बहू को स्वीकार करते हैं। सरला, तुम भी मान जाओ और सब बहू का स्वागत करो। हाँ, और भाभी हैं भी इतनी ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालात की। मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद है, मान जाओ ना माँ। खाक सुंदर है, सिर्फ गोरा चेहरा नहीं देखते, नैन नक्श भी देखते हैं, और सुंदरता से क्या लेना देना। मेरा बेटा जो मेरे बिना एक कदम नहीं चलता था, वो इस लड़की के चक्कर में पड़कर भागकर शादी कर लाया है, तो इसके कर्म कैसे हैं वो तो पता ही चलता है। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का डर सता रहा